अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ और इत्तेहादियों की महाज आराई के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने 201 यूनिट से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का दावा किया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को पंजाब हुकूमत के रिलीफ के खत भी मौसूल हो गए, लेकिन बिजली के बिलों में किसी भी बिजली सारिफ को ताहाल रिलीफ नहीं मिल सका। बिजली के 27 शहरी बिल लिए एक दूसरे से बिजली के बिलों में कमी का पूछते रहे। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर रखा है, लेकिन ताहाल लोगों को बिजली के बिलों की वसूली का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, बिजली के बिलों की अदायगी की तारीख में कुछ रिलीफ ज़रूर दिया गया, मगर किसी ने बिजली के बिल में ताहाल किसी किस्म की कोई कमी देखने को नहीं मिली। बिजली सार्फिन तो बिजली दफातर के भी चक्कर लगाना शुरू हो गए हैं, मगर किसी जानिब से किसी बिजली सारिफ को ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। बिजली के बिलों की वसूलियां करने वाली कंपनियां और पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए चुप साध ली है। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा खिताब करते हुए कहा था कि 1 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का ऐलान किया था, जबकि मरियम नवाज उनकी हमरा थी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही है, जो लोगों को इंशाल्लाह वो सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि उनका आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने आवाम को तोहफा दिया है, अब बाकी सूबे भी इस अमल की जो है तकलीद करें। अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की, तो शर्जील इनाम मेमन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी तनकीद की और कहा कि छोटे भाई ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, जबकि बड़े भाई ने बिजली की कीमतों को जो है वो कम किया है। अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें तो उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि कभी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सिंध में आए, कराची में आए और अस्पतालों की सूरत हाल देखी। उनका इस तकरीब से खिताब करते हुए मजीद क्या कहना था, ये वो जान लेते हैं। साहब, जब नेक्स्ट टाइम वजीर आजम साहब पहुंचता है कराची तो आप जरूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का दौरा करवा दे। रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से, लेकिन सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज हो। और आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी इस हवाले से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि बिजली की कीमतों में रिलीफ सिर्फ पंजाब के अवाम को क्यों दिया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान को ये रिलीफ मिलना चाहिए। जबकि कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से भी उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम पाकिस्तान को पूरे मुल्क के लिए करनी चाहिए थी। पंजाब के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, रिलीफ दिया गया है। इससे हमारी महरूमियों के तासुर में और इजाफा हुआ है। हम यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमें कोटा सिस्टम पे भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है, नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए 14 रुपए कम और हमारे हिसाब से 18 से 20 रुपए कम होने चाहिए। जबकि हम गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बात करें तो उन्होंने भी सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दें। उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। बिजली पर 14 रुपए फी यूनिट की कमी कर दी गई है, तो मैं अभी ये खत लिख रहा हूँ वजीर आला सिंध को कि आप भी कोई बजट मुख्तस करें आवाम के लिए इस हवाले से, और सिंध में भी 14 रुपए यूनिट की कमी की जाए। अगर ये अमाउंट हमें फेडरेशन को देनी भी पड़े तो वो दी जाए। एक तो एहसास महरूमी पैदा होगा हमारे यहाँ के लोगों में। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। शहरियों को रिलीफ देने के दावे तो किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि 2 माह के लिए बिलों में 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये रिलीफ मिला है या नहीं मिला, इस पर शहरियों का रद्द अमल क्या है वो भी आपको दिखा दें।
299 यूनिट चले हैं, बिल देख लो 14,620 रुपए। ये सारे एवं झूठे वादे करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने वादा किया है 15 रुपए 14 रुपए यूनिट कम करने का, उनको चाहिए ये पूरा करें। इस तरह वोट नहीं देंगे फिर हम आइंदा के लिए। अगर वो 10% रिलीफ दे रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20% टैक्सेस जो ना ऐड कर देते हैं। मेरी छोटी जी किराने की दुकान है, ऐसे टीवी भी कोई नहीं लगा था, 1800 रुपए टीवी का बिल पाया था। हमें रिलीफ ये दो तीन महीनों में मिलना चाहिए था, जो कि हमें नहीं मिला। अब 200 यूनिट से टप जाता है तो बिल आता है 12,000 का। क्या करें? मियां साहब से यही कहना चाहते हैं, एहसास करें, अपने वादे को पूरा करें। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया का राना मुबशिर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया गया, जिसके बाद जो दीगर सूबे हैं उनकी हुकूमत जो है वो तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं पंजाब पे और कह रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि दीगर सूबों को तनकीद करनी चाहिए या फिर पंजाब हुकूमत के इस इकदाम की तकलीद करनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने फंड्स जो है पंजाब हुकूमत ने उसमें से कटौती करके उनमें से उन्होंने कट लगा के रिलीफ लिया है। सो अब बाकी जो सूबे हैं वो भी अगर अपने फंड्स जो हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं या और किसी भी मद में जो फंड्स मिलते हैं उनको, उसमें अगर वो कट लगा के वो रिलीफ अपने लोगों को देना चाहते हैं, चाहे वो सिंध हो चाहे वो कोई और सूबा हो, तो उसमें से वो भी ले ले। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो बट इफ दे डोंट वांट टू डू दैट और जस्ट मियर स्टेटमेंट्स पे वो जिंदा रहना चाहते हैं कि वो सिर्फ वो खाना पूरी करना चाहते हैं कि जनाब स्टेटमेंट दे दी और पंजाब पे तनकीद कर दी, तो वो दैट इज नॉट इनफ। पंजाब हुकूमत ने जो स्टेप लिया है उसी को अगर फॉलो कर ले वो, तो मेरे ख्याल में उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देना और लोगों को एक झूठी तसल्ली दे देना इज नॉट इनफ। राना साहब, जो इस बारे में जस्टिफिकेशन आ रही है सिंध हुकूमत की जानिब से, मुसलसल ये बात की जा रही है कि जी 2 महीने का रिलीफ तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग टर्म इकदाम होने चाहिए। तो ये किस हद तक आप समझते हैं कि मामला जस्टिफाई होता है इससे? बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो प्ली है कि जनाब सिर्फ 2 महीने का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें तो कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता कि ये टेम्परेरी रिलीफ है। दिस इज अ 2 months रिलीफ। 2 months रिलीफ पे तो नहीं काम चलेगा ना। लेकिन बट देन अगेन अगर 2 महीने का रिलीफ है और उसमें उन्होंने जो पंजाब हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उसको अकॉर्डिंगली अगर फॉलो करके, जैसे पंजाब हुकूमत ने अपने फंड में कटौती करके अपना जो किटी में पैसा है उसको उन्होंने आगे पास ऑन किया है, तो वो उसी तरह वो भी 2 महीने का कर ले। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है, सिंध हुकूमत की हो या दूसरे जो जितने भी अलाइज हैं हुकूमत के, कि भाई ये टेम्परेरी रिलीफ है, दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। अब बिजली चोरी जो है वो दैट कम्स इनटू दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बैड गवर्नेंस। जो बैड गवर्नेंस है ना, आप बैड गवर्नेंस जो है, अगर चोरी आप नहीं रोक सक रहे बिजली की, तो उसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। अब अवाम ने तो उसने नहीं ना चोरी जाके रोकनी, ये अवाम जो लोग चोरी कर रहे हैं, आप सिर्फ अवाम उसकी निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन निशानदेही से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबको पता है जो बिजली के जो महकमा है उनको सबको पता है कि कहां कहां से बिजली चोरी हो रही है। आप बिजली चोरी करने के लिए आप उस पे इकदामात जो है उसको बिजली चोरी को खत्म करें। बल्कि यहाँ पे तो आपको एक नई खबर दे देता हूँ, यहाँ पे इकदामात जो उठाए जा रहे हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि हम जनाब बिजली चोरी को रोकने तक तो हम बिल्कुल हैंड्स अप कर गए, हम बिल्कुल कासिर हैं, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं और लोड शेडिंग के जो तरीकाकार है उस पे हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं। लोड शेडिंग का तरीकाकार वाजे करने के लिए, लोड शेडिंग करने के लिए मजीद पैसे वहां पे लगाए जा रहे हैं अवाम के टैक्सों में से, तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये तो बुरी स्ट्रेटजी है। दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी कि आप बिजली चोरी खत्म ना कर सके और जनाब लोड शेडिंग का एक शेड्यूल बनाने के लिए आप ग्रिड्स को जनाब उसको जनाब एप्स के थ्रू बंद कर देंगे। एक ऐप आप लॉन्च करने जा रहे हैं और उस ऐप के थ्रू आप जनाब बिजली चोरी तो नहीं रोक सके, लेकिन ऐप के थ्रू आप लोड शेडिंग कर सकेंगे बैठ के, और उस पे आप जनाब अरबों रुपए जनाब खर्च कर रहे हैं। ये कहाँ की स्ट्रेटजी है? दिस इज अ बैड स्ट्रेटजी। ये तो कोई स्ट्रेटजी ना हुई ना।
ये तो कोई किसी जगह पे किसी भी मुल्क में किसी भी बंदे को अगर आप समझाएं कि जनाब लोड शेडिंग का तरीका कार हम वाजे करने के लिए ऐप एक लॉन्च कर रहे हैं और ताकि बैठ के वहां पे ग्रिड्स पे बंदे ना भेजने पड़े और ऐप के थ्रू जनाब लोड शेडिंग की जाएगी। ओ भाई लोड शेडिंग पे अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं कि लोड शेडिंग का स्केड्यूल बनाने के लिए या लोड शेडिंग को आप तरीकाकार वाजे करने के लिए आप है क्या 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। IPVs के साथ जो मुआहदे हैं उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजली बनाने वाली कंपनियों के जो मुलाजमीन हैं उन्हें 15 अरब की फ्री बिजली दी जा रही है। तो इन लूप होल्स को ख़त्म करना इतना मुश्किल क्यों है? कोई मुश्किल नहीं है बीबी, ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि आप ये यहाँ पे जो बिजली चोरी हो या IPPs हो या IPPs को जनाब यहाँ पे जिस मद में पैसे दिए जा रहे हैं या जिस तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं उसमें उसको ठीक करना इज नो बिग डील। वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे विल नहीं है, देयर इज नो विल। और यहाँ पे IPPs के साथ बैठ के निगोशिएट करने में कोई इतनी बड़ा कोई यहाँ पे आसमान नहीं गिर पड़ेगा। ठीक है, आप बैठ के उनके साथ निगोशिएट तो करें। ठीक है, उन्होंने ऐसे लॉज बनाए हुए हैं, ऐसे यहाँ पे क्लॉजेस डाले हुए हैं अपने एग्रीमेंट्स के अंदर कि जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी न किसी जगह पे लूप होल है। उस लूप होल को तो आप कैप कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? वो भी ना करना चाहें आप और आप कहें नहीं हम इस तरफ भी नहीं जाएंगे और हम बैठेंगे भी नहीं, हम बात भी नहीं करेंगे। नो, ऐसे नहीं होता। आपके अंदर एक विल होनी चाहिए। विल जब नहीं है आपके पास तो आप इधर उधर की बातें, जैसे मैंने आपको अभी निशानदेही की कि अरबों रुपए अगर आप लगाएंगे कि जनाब ऐप बना लिया हमने और जनाब ग्रिड्स पे जनाब लोगों को नहीं भेजना पड़ेगा, स्टाफ को नहीं भेजना पड़ेगा और ऐप के थ्रू जनाब लोड शेडिंग होगी। ये आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन सियासत ज़रूर शुरू हो जाती है, पार्टीज़ की ही आपस में सियासत शुरू हो जाती है। अब ये जो नाराज़गियों का इजहार किया जा रहा है, आपके ख्याल में ये वाकई नाराज़गियाँ हैं या सिर्फ दिखावे की ये सियासत है जो की जा रही है? कौन सी नाराज़गियाँ? ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिजली के बारे में? जी नहीं, मैं तो पहले ही अर्ज किया ना, पहले आपको बताया अभी मैंने कि ये सिर्फ बयान की हद तक है, बयानबाजी कर लें आप, यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अवाम का जनाब बिजली का बिल नहीं कम होगा। आप झूठी तसल्लियां दे रहे हैं अवाम को और वो झूठी तसल्लियों से अवाम के बिजली के बिल पे नहीं होंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं और अपनी सियासत को चमकाया जा रहा है। राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर के लिए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर है उसके बारे में बात करते हैं कि कराची में मारूफ ताजिर की कार सवार बीवी ने अपनी गाड़ी के नीचे देकर बाप और बेटी को कुचल डाला, जिससे दोनों मौके पर ही जान की बाजी हार गए। कार के नीचे आने से 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। सुनो न्यूज़ ने हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में कार सवार बाप बेटी सड़क पर जाते दिखाई दे रहे हैं। कार सवार खातून मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी पर पीछे से जो है वो चढ़ दौड़ी। थाना बहादुर ने मुलजिमा नताशा को हिरासत में ले लिया है। इस वाक़े की तहकीकात तो जारी हैं। तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या कुछ सामने आया है, इस बारे में भी आपको तफसील से आगाह करेंगे। पहले इस वाक़े के कुछ मज़ीद हक़ाइक़ के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची की कारसास रोड से मुत्तसिल सर्विस रोड पर अंधोनाक वाकया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत। मुलजिमा नताशा दानिश एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दी गयी। मुलजिमा को अदालत में पेश करने का हुक्म। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गयी। वीडियो में सफेद रंग की तेज रफ्तार कार को मोटरसाइकिल सवार वालिद और बेटी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। जहाँ भाग अफराद के अहले खाना ने मुलजिमा को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। पड़ोसी कहते हैं कीमती इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने वाली मुलजिमा को सख्त सजा दी जाए। कमाने वाला मर गया और वो बच्ची जो थी, जो सहारा थी, वो उसकी डेथ हो गई। तो हम इसको परसू करेंगे एज ए एडवोकेट, क्योंकि हमारे हमसाए हैं, हमारे दोस्त हैं। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक नताशा नामी खातून KDA स्कीम 1 से गाड़ी लेकर निकली। वाकये की तफ्तीश की जा रही है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब तक तहकीकात में क्या कुछ मालूम हो सका, बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है? कहा जा रहा है कि खातून अपने होशो हवास में नहीं थी। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि दिमागी तवाज़ुन उस खातून का ठीक नहीं है। हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, इस किस्म की ही चीज़ें सामने आ रही हैं।
नहीं है, क्योंकि ये जो कारसाज पे गाड़ी का हादसा हुआ था इसमें बाप बेटी जो हलाक हुए थे, तो उसके बाद आज मुलजिमा की अदालत में पेशी थी, जिस्मानी रिमांड की वहाँ पे इस्तदा की गई है और उसके बाद जिस्मानी रिमांड मंजूर भी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। जहाँ पे जो इनके वकील हैं, जो कि मुलजिमा के वकील आमिर मंसूब एडवोकेट, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी जो मौकिला हैं जो कि ट्रैफिक हादसे की जिम्मेदार हैं, वो जहनी हालत उनकी ठीक नहीं है और वो जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं। इसी हवाले से उनका ये कहना था कि मेरी मौकिला को ज़मानत दी जाए, ताहम उनका जिस्मानी रिमांड आज मंजूर किया गया है और एक दिन के लिए ये रिमांड जो दिया गया है, तो कल मुलजिमा को जो है मुताल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत जो है फिर उसके बाद इनका ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर चीज़ें चेक करेगी। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी जो सामने आई है, लेकिन शुएब कहा तो ये जा रहा है कि खातून के पास बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान में। जी, वो उनके वकील का ये कहना है कि उनके पास पाकिस्तान का और इंटरनेशनल लाइसेंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त वो कहते हैं कि मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया था, वहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले मौजूद थे। ताहम अब इस चीज़ का फैसला कल अदालत में समाअत के बाद ही होगा, क्योंकि इस चीज़ के हवाले से उनका यही कहना है कि मेरी मौकिला के पास जो है जो शनाख्ती चीज़ें थी वो वहाँ पे जो यानी शाहिदीन मौजूद थे और जो कानून नाफिज करने वाले थे उन्होंने तहवील में ली थी। अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, बताइए गया है कि इसमें दियत की भी दफ़ा जो है वो शामिल की गई हैं, तो क्या ऐसी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं? जी देखें, ये हो सकता है, लेकिन अभी तो क्योंकि बहुत इनिशियल है, दियत का मामला अभी तक तो नहीं, क्योंकि इनके जो बाप बेटी जो जहाँ भाग हुए हैं, ये तो अब इनकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो इस तरह के हादसा के बाद किस तरह से मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। क्योंकि जो CCTV फुटेज आई है उसमें तमाम हादसा वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि तेज़ी के साथ जो सफ़ेद कलर की गाड़ी है उसने मोटरसाइकिल सवार दोनों को रोन डाला है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है मोटरसाइकिल सवारों का, बल्कि पीछे से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ी है और बहुत तेज रफ्तारी के साथ गई है। अच्छा, ये कारसाज रोड का सर्विस रोड है, यानी कि मेन सड़क भी नहीं है जहाँ पे इतना तेज ट्रैफिक चलता है। तो ये सर्विस रोड पे ये खातून जो है तेज रफ्तारी के साथ जो है गाड़ी चलाती हुई गुजरी हैं और अब इनके पास जो भी इस हवाले से CCTV आने के बाद जो है वो एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले है और पुलिस इस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रही है। हमारे साथ मौजूद है शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और अब बात कर लेते हैं मौसम की कि महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कश्मीर, शिमाली मशरकी पंजाब, खिता पोठोहार, KP, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी हाँ, सिंध के अजला कराची, हैदराबाद, जामशोरू, जैकबाबाद, सखर, शिकारपुर और दीगर अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और इन बारिशों से तबाहकारियों का सिलसिला भी जारी है। सैलाब कुछ इलाकों में जो है वो उससे सड़कों के किनारे पनाह गुज़ीन जो है उन्हें मुश्किलात का सामना है। निज़ाम जतोई हमारे साथ मौजूद हैं जाफराबाद से, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। निज़ाम, बताइएगा जाफराबाद में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, जाफराबाद में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। हेडक्वार्टर शहर डेरा लायर के गली मोहल्ले और सरकारी दफातर ताहाल बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इरीगेशन कॉलोनी में, जहाँ पर बरसाती पानी मौजूद होने के बायस एहलियान इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सरकारी दफातर जिनमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, तामीरात, मवासलात, रेवेन्यू, ईगल स्क्वाड और दीगर जो महकमे शामिल हैं, उनके दफातर में भी कहीं 1 फुट कहीं 2 फुट तक पानी मौजूद होने के बायस अमला दफातर से गैरहाज़िर है और सरकारी अमूर भी ठप होकर रह गए हैं। सड़कों और गली मोहल्लों में पानी मौजूद होने के बायस शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और डेरा लायर के मकीनों का मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हुकूमती नुमाइंदे फौरी तौर पर इक़दाम उठाते हुए इलाके से बरसाती पानी निकास करें और सैलाब मुतासरीन की इमदाद को यकीनी बनाएं ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी आगे बढ़ते हैं और अब बात लेते हैं कि झंग में तरीमू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ताज़ा तरीन वहाँ पर सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली अब्बास से। अली, बताइएगा। जी, हालिया बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर झंग में दरियाए चिनाब भी भर गया और दरियाए चिनाब के बेल्ट में आने वाले 12 से ज़ायद मौजाजात को दरियाई पानी ने अपनी से लपेट में ले लिया है और दरियाई पानी हिफाजती बांध तक पहुँच चुका है। निचले दर्जे के सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर काश्त की जाने वाली धान, सब्जियों और जानवरों के चारे की फसलें तबाह होने का खदशा पैदा हो गया है। मकामी अफराद महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल पर तरीमू बैराज पर पानी की आमद 88,142 क्यूसिक जबकि इखराज 78,592 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। 5 रोज से सैलाबी इलाकों का शहर से जमीनी
राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिससे इंसानों और जानवरों की ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो रही है। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और वबाई अमराज से निपटने के लिए महकमा हेल्थ की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत कहलाने वाली कपास की फसल में गैर मामूली कमी से कॉटन सेक्टर में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। फैसलाबाद में इस सनत से वाबस्ता फैक्ट्रियां बड़ी तादाद में बंद होने के दहाने पर पहुंच गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बिनियामिन शौकत साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि हमारी कपास की जो पैदावार है वो इतनी कम क्यों हो रही है? किसी दौर में पाकिस्तान कपास एक्सपोर्ट किया करता था, आजकल हालात ऐसे हो गए कि कपास इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आखिर क्यों? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम 90 की दहाई देखें तो हम सालाना 15 से 16 मिलियन गांठ कॉटन की पैदा करते थे और आज हालात ये हैं कि हम 4 से 5 मिलियन पे आ चुके हैं और बदकिस्मती से ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। इसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़े, बल्कि ये कम होती जा रही है। 3-4 मेजर इसकी रीजंस हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो 2 बीमारियां हैं इस वक्त जो हमारे साइंसदानों से कंट्रोल नहीं हो रही। एक उसमें सफ़ेद मक्खी है और एक गुलाबी सुंडी। ये 2 जो एक इंसेक्ट है और एक रस चूसने वाला कीड़ा और एक खाने वाला कीड़ा है, ये दोनों हमारी कपास को खाई जा रहे हैं और जो हमारे इदारे हैं वो बदकिस्मती से इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। ये ऐसा एक जब इस लेवल का कोई सुपर इंसेक्ट बन जाता है किसी फसल में भी, तो इंटरनेशनली यही देखा गया है, यही होता है कि गवर्नमेंट लेवल पे कॉर्पोरेट स्प्रेस किए जाते हैं, अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेस किए जाते हैं, किसानों का उसमें अमल दखल ख़त्म हो जाता है ताकि उस कीड़े को या उस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन हमारी जो डिपार्टमेंट है वो फेडरल हो या सूबाई हो, बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस साल भी बड़ी सीवियर मुतासर हुई है कपास हमारी सफ़ेद मक्खी से और गुलाबी सुंडी से, और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। 1-2 चुनाइयों के बाद जो है फसल के ऊपर ये अटैक आता है और उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पाते, और ये रिकवर उसी सूरत में ही होनी है जब हुकूमत इसको एक सानहा डिक्लेयर करे, पेंडेमिक के तौर पे इसको ले और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो स्प्रे किए जाएं सफ़ेद मक्खी के खिलाफ और गुलाबी सुंडी के खिलाफ, क्योंकि किसान जो है वो सिलेक्टिव हिस्सों में करते हैं। बेनियामिन की बात है कि कपास की फसल क्यों मुतासिर हो रही है और क्या उनकी जानिब से किसी किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं? हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है? हुकूमती सतह पर बड़ी बदकिस्मती है जी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल जो है वो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया था कि 8,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से किसानों से कॉटन ख़रीदी जाएगी, और इस एक जो किसानों को एक लारा लगाया गया था, एक लॉलीपॉप दिया गया था, उसकी बुनियाद पे किसानों ने जो कॉटन है वो ज़्यादा लगाई और पिछले साल उम्मीद की जा रही थी कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी रिवाइव होगी। किसानों ने जो है वो तकरीबन 5 मिलियन एकर्स के ऊपर पिछले साल कपास लगाई, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती से हुकूमत ने जब पैदावार आ गई, किसानों ने बेचनी चाहिए, तो हुकूमत ने सेकंड बायर जो है वो ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को मार्केट में लेके आना था कि ये सेकंड बायर के तौर पे ख़रीदेंगे। अगर मार्केट में 8,500 रेट किसान को नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट इस रेट पे ख़रीदेगी। लेकिन जब फसल आ गई तो गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं ख़रीद सकते। तो किसानों की कपास वही जो 8,500 में बिकनी थी वो 6,500 में मार्केट में रुलती रही, जिसकी वजह से किसान ने इस साल 30% रकबा जो है वो कम हो गया। इस साल 30% कम एरिया जो है। तो इंटरेस्टेड कौन नहीं है इसमें? हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है या काश्तकार खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि इस कपास को पैदा करे? अच्छा, ये जो सफ़ेद सोना कहलाया जाता था, ये चांदी इसको कहते थे, और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फसल थी। हमारी 1100 सनतें इसके ऊपर चल रही थी, वो आज आहिस्ता आहिस्ता बंद होते होते 200 सिर्फ चल रही हैं, और वो भी अपनी 20% कैपेसिटी पे चल रही हैं। फैसलाबाद में आप जिनिंग फैक्ट्री देखें, बंद होती जा रही हैं। कल की खबर है कि तकरीबन 100 मज़ीद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। ये सारे चीज़ों के बावजूद हुकूमत का एक ही पॉइंट है कि हम इंपोर्ट कर लेंगे। आप लोकल इंडस्ट्री को हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। लोकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि किसानों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना किसानों को रेट अच्छा मिल रहा है, ना क्वालिटी का बीज मिल रहा है। बीज हमारे पास 40-50% जो है वो 2 नंबर है। आप ग्लाइफोसेट फ्री बीज करके कंपनियां बेचती हैं, किसान ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं, सारी फसल तबाह हो जाती है। ये रजिस्टर्ड केसी हैं, ये सारा ऐसे फील्ड में हो रहा है
लेकिन हुकूमत की तरफ से जाली बीज बेचने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर इसी तरह जाली अद्वियात बेचने के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो किसान को जब फ़ी एकड़ मुनाफा नहीं मिलता, नुकसान उठाता है किसान, तो फिर वो अगले साल काश्त नहीं करता। इसी तरह चलते चलते हम कोई 8-9 मिलियन एकड़ पे लगाते थे, अब हम 3 मिलियन एकड़ पे आ चुके हैं कपास। हमारा रकबा कम होता जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत का इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है कि हमारी जो लोकल कॉटन इंडस्ट्री है वो प्रमोट करे। एग्रीकल्चर एमरजेंसी की बात तो की जाती है, लेकिन वो एमरजेंसी की सूरत हाल में कहीं नज़र नहीं आ रही और ना ही इसमें हुक्मरानों का कोई तवज्जो और इंटरेस्ट दिखाई देता है। बिन्यामिन शौकत हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में सारे ख्याल कर रहे थे। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और कुछ खेल के मैदान से खबर है उस पर बात कर लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का हर तरफ शोर है। सवाल यहाँ ये है, क्या पाकिस्तान मजीद खेलों में भी मेडल्स जीत कर लाएगा? अगला मेडल किस खेल में होगा और ये कैसे मुमकिन होगा? मुल्क भर में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को दस्तयाब सहूलियात बारे अभी तक काफ़ी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहाँ इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में तारीखी कारनामा अंजाम दिया। इस कामयाबी में हुकूमती काविशों से ज्यादा अरशद नदीम की अपनी मेहनत का अमल दखल ज्यादा था। अरशद नदीम का भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा को दस्तयाब सहूलतों से मवाजना किया जाए तो नीरज चोपड़ा बहुत आगे थे। जमीनी हकायक ये हैं कि 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क अरशद नदीम के मेडल लेने तक 32 साल से खाली हाथ। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल जो तवील अरसे से जवाल पजीर है। ओलंपिक्स में 1992 तक पाकिस्तान ने सिवाय एक कांसी के तमगे के तमाम मेडल्स हॉकी के मैदान में जीते। फैसलाबाद हॉकी के खिलाड़ियों की सबसे बड़ी नर्सरी है, लेकिन यहाँ के स्टेडियम की हालत इज़ार खेल की तबाही पर नोहा कुनाह है। हॉकी स्टेडियम की बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। ऑस्ट्रोटर्फ नाकारा हो चुकी, नई ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने का भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। स्पीड के साथ काम कर रहे थे, हार्डली ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का काम होगा, इससे ज्यादा का ये काम नहीं है, क्योंकि ट्रफ इन्होंने बाहर से इंपोर्ट करनी है और अंदर इसकी जो सारा प्रोसेस ऑलरेडी हुआ हुआ है उसको रिपेयर करना है इन्होंने करके ट्रफ बिछानी है और इसकी जो वाटर गन्स हैं वो इन्होंने सेट करनी है। खेल की सहूलियत ना होने पर नौजवान खिलाड़ी मुस्तकबिल से मायूस हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आप इसको सही करवाएं, एक न्यू ऑस्ट्रोटर्फ भिजवाएं ताकि हम यहाँ खेलें और यहाँ नौजवान जो हैं वो आकर दोबारा से अपनी खेल जो है वो खेलें अपना और आगे जो उनका जो ख्वाब है वो पूरा हो सके। फैसलाबाद हॉकी डिस्ट्रिक्ट में ये एक इकलौता स्टेडियम है जो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस स्टेडियम को जल्द से जल्द तमीर किया जाए और इसमें ऑस्ट्रोटर्फ लगाई जाए ताकि दोबारा फैसलाबाद की रौनक दोबारा बहाल हो सके। सियालकोट खेलों के सामान के लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है, लेकिन खेलों की सहूलतों के लिए किसी खाते में नहीं आता। क्रिकेट हो या हॉकी, शहर में खेलों का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। हम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, पहले इधर जिन्ना स्टेडियम में खेलते थे तो जिन्ना स्टेडियम भी सारा उन्होंने वीरान कर दिया सारा, तो मुश्किल से एकेडमी मिली है, इसमें भी नोटिस आई जा रहे हैं कि अब हम किधर जाएं, क्रिकेट छोड़ दें। अब सियालकोट की पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खिदमत है, लेकिन अफसोस सियालकोट की जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं उनका अलमिया ये है कि जो हमारा जिन्ना स्टेडियम टेस्ट सेंटर था वो गुज़िश्ता 4 सालों से अस्तबल बना हुआ है भैंसों का। मुल्तान जनूबी पंजाब का मरकज है। 2017 में तामीर होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ जेवलिन थ्रो के अलावा टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बॉडी बिल्डिंग जैसे इंडोर गेम्स की सहूलतें दस्तयाब हैं, लेकिन चंद ही बरसों में मुनासिब देखभाल न होने से इसकी हालत पतली हो गई है। इसकी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसके छत से पानी टपकता है। जब यहाँ पे पानी टपकता है तो यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिकली गेम रुक जाती है। हमारे नेशनल इवेंट्स आ रहे हैं सितंबर में, तो उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बारिश की वजह से फिर हॉल बंद हो जाता है, तो हमने अभी नेशनल खेलने उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इससे बड़े हमें मसला होता है। इंतजामिया ने हस्ब रिवायत जिम्नेजियम की जल्द मुकम्मल बहाली का दावा करके नौजवान खिलाड़ियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। AA जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है इसकी, 104 मिलियन जो है इसके लिए रखा गया है और ये 28 अगस्त को इसका टेंडर होगा और उसके बाद इसके 20 दिन बाद जो है इसका काम शुरू हो जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर खेलों की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लांढी में 2016 में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया जो इफ्तिताह से पहले ही उजड़ गया। इस वक्त हालत यह है कि कॉम्प्लेक्स में 6 माह से बिजली नहीं, स्विमिंग पूल खंडर बन गया, स्क्वॉश कोर्ट और इंडोर जिम्नेजियम भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। यकीनन इसकी बर्बादी की वजह यह है कि ये इस्तेमाल नहीं हो। अगर ये इस्तेमाल होता तो आज ये हाल ना होता, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जब हम ये काम करेंगे तो इसे सिर्फ मेंटेनेंस वर्क करके इसको
पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक मेयर कराची पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आबाद करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा और कब होगा कोई नहीं जानता। पंजाब का रिवायती खेल कबड्डी, इसकी बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत देखते हुए फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार का कबड्डी स्टेडियम बनाने का ख्याल आया, लेकिन 1.5 साल की ताखीर के बाद भी ये मंसूबा नामुकम्मल है। पंजाब के देही इलाकों से हजारों नौजवान कबड्डी में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन महज 17 कनाल रकबे पर स्टेडियम मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा शौक है कि हम कबड्डी भी खेलें और लोग देखें भी। शौकीन यहाँ बहुत फिरती हैं, लेकिन ये काफ़ी देर से बन नहीं रहा। मैं अपील कर रहा हूँ कि और भी स्टेडियम बने कबड्डी के लिए, ताकि हम इस शौक को और मज़ीद फैलाएं। और अब जिक्र शहर इक़्तिदार का। यहाँ पहले से मौजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों के नए शोबे बनाने और दस्तयाब सहूलियात को बेहतर करने के ऐलानात सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया। हॉकी के ग्राउंड्स को माजी के मारूफ खिलाड़ी कर्नल हमीदी और नसीर बुंदा के नाम से मंसूब किया गया है। स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स का नाम लेजेंड खिलाड़ी रोशन खान के नाम पर रखा गया है। बॉक्सिंग अकेडमी पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान से मंसूब कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी अरशद नदीम साहब के नाम से एक स्टेडियम और फिर यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी अरशद नदीम साहब के नाम से एक एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर अनाउंस किया है। इसी तरह से पिछले तमाम सालों में भी ऐसा ही होता रहा। यहाँ पर हर बिल्डिंग किसी न किसी नाम के साथ मौसूम है। लेजेंड खिलाड़ियों का कामयाबियों का इतराफ यकीनन काबिल तहसीन इक़दाम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नौजवान खिलाड़ियों को मेरिट पर तरबियत का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स माहिरीन का कहना है कि ओलंपिक्स में मेडल सिर्फ उसी सूरत मिलेंगे जब खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। नौजवान खिलाड़ियों को ग्रास रूट लेवल पर बेहतर सहूलतें मुयस्सर होंगी तो वो तरबियत हासिल करने के बाद इस पोजीशन में होंगे कि आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। यकीनन खेलों की सहूलियात मैसर होंगी तो अरशद नदीम जैसे मज़ीद सितारे उभर कर सामने आएंगे, और इम्पॉर्टेंट यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए और जो खिलाड़ी हैं उनको सहूलियात फराहम की जाएँ। आज के प्रोग्राम से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।